नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर आया हूं एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों यह वीडियो है बिहार डीएलएड काउंसलिंग से जुड़ा हुआ। बिहार डीएलएड काउंसलिंग प्रोसेस को मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में यह भी समझाऊंगा कि बिहार डीएलएड के काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके, आपको नामांकन के समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं, छात्रों की डिमांड पर यह वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में संपूर्ण सटीक जानकारी देने की हर संभव कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि स्किप करने से मेन पॉइंट आपका छूट सकता है। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि डीएलएड से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर जब आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार डीएलएड नामांकन का जो प्रोसेस है, जो कि काउंसलिंग प्रोसेस से होकर जाता है, यह प्रोसेस क्या रहने वाला है। दोस्तों बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी लोगों ने भी अपना रिजल्ट देख लिया होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज मिल सकता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसको मैंने डीएलएड से जुड़ा हुआ बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे तरह तरह की जानकारी मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है। दोस्तों कुछ समय के बाद ही, कुछ दिनों के बाद बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि रिजल्ट जारी हुआ है, इसका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगा। और काउंसलिंग प्रोसेस का जो पहला चरण होगा वो होगा आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा। OFSS पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, OFSS पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें कुछ शुल्क का भुगतान करना है और यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। यह जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, इसमें आपको कॉलेज चूज करना है। कॉलेज जो कि आपका फेवरेट कॉलेज होगा, कॉलेज को आप माफ कीजिएगा दोस्तों, कॉलेज को आपको चुनना है, कॉलेज चुनना है। अगर आपका रैंक बढ़िया आया है तो आप निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज को फर्स्ट चॉइस में चुन सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका रैंक बढ़िया नहीं आया है या फिर आपका रैंक अन्य छात्र छात्राओं के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर आपने प्राप्त नहीं किया है और आपको ऐसी भी संभावना लग रही है कि आपका दाखिला सरकारी डीएलएड कॉलेज में नहीं हो सकता है, तो आप उसमें प्राइवेट कॉलेज को भी सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन जिन छात्र छात्राओं का रैंक बढ़िया आया है, अच्छे मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज चुनने का जो प्रोसेस होगा उसमें आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक का जो कॉलेज का लिस्ट होता है वो आप बना लीजिए। आपके ज़िले के जो नज़दीकी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों के नाम आप पता लगा लीजिए और उनका लिस्ट बना लीजिए। जिसमें आप सर्वप्रथम दाखिला लेने की इच्छा रखते हैं उसको आपको पहले नंबर पर रखना है। उसके बाद आप अपनी पसंद के अनुसार और अपने घर से दूरी और सुविधा के अनुसार उसको नीचे के क्रम में लिखते जाएंगे। मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें बिहार के सभी डीएलएड जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं उसका लिस्ट मैंने दे दिया है अपने वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको जो कॉलेज चुनना है वो 1 से 10 कॉलेज का लिस्ट बना लेना है। आपको रैंक अगर बढ़िया मिला हुआ है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को उसमें सेलेक्ट कीजिएगा। आपको कम से कम 5 कॉलेज चुनने होंगे और अधिकतम आप 30 कॉलेज चुन सकते हैं। ठीक है, 5 और 30, 5 से लेकर 30 तक आप कॉलेज चुन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, आप श्योर हैं कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो ही जाएगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, केवल आपको सरकारी डीएलएड कॉलेज को ही चुनना है। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कॉलेज आपके घर से नज़दीक ही होना चाहिए, क्योंकि नज़दीक रहेगा कॉलेज तो परेशानी कम होगी। लेकिन अगर कॉलेज दूर में मिल जाता है, मान लीजिए सरकारी कॉलेज ही आपको दूर में मिल जाता है और बगल में प्राइवेट कॉलेज है,
तो यहाँ पर बात वही हो जाएगा, मतलब बात बराबर ही हो जाएगा। आप दूर से सरकारी कॉलेज से डीएलएड कीजिए या फिर आप नज़दीक से प्राइवेट कॉलेज से ही कर लीजिए। जितना आप पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा वहाँ आपका खर्चा हो जाएगा। वहाँ पे दूर में अगर सरकारी डीएलएड कॉलेज मिलता है तो वही पैसा अगर आप बगल वाले प्राइवेट कॉलेज में दे देते हैं तो आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोनों की डिग्री की बात की जाए तो दोनों की डिग्री बराबर होती है, क्योंकि दोनों एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ठीक है, इतना करने की कुछ दिनों के बाद आपके नाम पर कॉलेज अलॉट होगा। आपने जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया है उस आधार पर वहाँ आरक्षण का कोटा वगैरह तय करके आपके नाम से कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और कॉलेज अलॉट जब किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में नाम लिखाने के लिए हुआ है। और ये 3 राउंड में किया जाएगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। ये 3 राउंड में आपको लिस्ट मिलेगा। इसके बाद भी जो सीट बच जाता है नाम लिखाने के लिए उसका स्पॉट एडमिशन होता है। इन 3 राउंड के बाद स्पॉट एडमिशन भी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। स्पॉट एडमिशन होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद स्पॉट एडमिशन होता है। जो भी सीट बच जाते हैं उसका स्पॉट एडमिशन भी होता है। ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। जल्द ही, मतलब कुछ समय के बाद ही, कुछ दिनों के बाद कह लीजिए, नवंबर के पहले से दूसरे सप्ताह में OFSS पोर्टल पर एक लिंक एक्टिव होगा जिसके माध्यम से आप काउंसलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। और यह नवंबर माह में आपको OFSS पोर्टल पर एक लिंक एक्टिव देखने को मिलेगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, कुछ शुल्क का भुगतान कीजिएगा। जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से आपको वह जानकारी देनी है, कॉलेज को चूज करना है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, कॉलेज आपके लिए अलॉट किया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं उस जगह पर, उस कॉलेज में जहां आपको नाम लिखाना है, जहां आपको नामांकन कराना है। ये तो मैंने बताया काउंसलिंग का प्रोसेस। ठीक, लेकिन काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो कि इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है, यह मैं आपको बताने वाला हूं अब। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। वीडियो का हमारा अगला पार्ट है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2023, मतलब डीएलएड काउंसलिंग में 2023 में, जो कि 2023 में ही हो रहा है, और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उन सभी बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राओं ने भी परीक्षा दिया है जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो पीजी कर चुके हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पीएचडी भी कर चुके होंगे। इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो एज था, एज लिमिट, वह बहुत ज़्यादा था। ठीक है, 17 साल से लेकर लगभग 37 साल तक, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरा है जो कि इंटर भी पास किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं। सभी को अलग अलग हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है उसी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन तक को आधार मानकर आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। हमें नहीं लगता, ऐसा कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि एमए करके डीएलएड करेंगे, उनके पास तो और भी ऑप्शन होता है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि डीएलएड में नाम लिखाने के लिए बहुत सारे छात्र छात्राओं के द्वारा जो फॉर्म भरा गया होगा उसमें इंटरमीडिएट पास होंगे और ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी जरूर होंगे। ठीक, तो उन लोगों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है मैं सभी को बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, आपने जिस समय डीएलएड के लिए अप्लाई किया था, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो अप्लाई किया था, तो उस समय आपको आवेदन प्रति मिली होगी। आपने जो आवेदन किया है उसकी आवेदन प्रति आपको मिली होगी, आपने डाउनलोड करके उसे प्रिंट भी कर लिया होगा, तो वह आपको संभाल कर रख लेना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आवेदन की मूल प्रति, आवेदन की मूल प्रति आपको लगने वाला है। ठीक, आवेदन की मूल प्रति, यह तो आप समझ गए। उसके बाद
आपका जो कॉलेज अलॉट होगा ना, आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो कॉलेज अलॉट होगा ही होगा। तो नंबर 2 में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है कॉलेज अलॉटमेंट पत्र, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी आप कह सकते हैं। आवेदन की मूल प्रति हो गई, कॉलेज अलॉटमेंट पत्र हो गया। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है, जिस समय आप एग्जाम देने के लिए जा रहे थे डीएलएड का, उस समय आपको एडमिट कार्ड भी मिला होगा, आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया होगा बिहार बोर्ड की वेबसाइट से, उसका भी प्रति यहाँ पर लगने वाला है। मतलब डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा था, डीएलएड प्रवेश पत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। डीएलएड प्रवेश पत्र लगने वाला है नंबर 3 के डॉक्यूमेंट्स में। ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि निश्चित रूप से आपके पास होंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपका डीएलएड एडमिट कार्ड खो गया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास आवेदन की मूल प्रति है और आपके पास कॉलेज अलॉटमेंट पत्र है। इसके साथ साथ आपके लिए जो रैंक जारी किया गया है, जो आपने अपना मार्कशीट डाउनलोड किया है, वह भी आपके पास है। आप इसके जगह पर वह भी लगा सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब चौथे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। चौथा डॉक्यूमेंट्स है वह है मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैट्रिक का एग्जाम आप सभी लोगों ने दिया है, और यहाँ पे मैट्रिक के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, सभी असली वाले ही लगने वाले हैं। कोई जीरोक्स यहाँ पर काम नहीं करने वाला है, सभी असली वाले डॉक्यूमेंट्स ही आपको देने होंगे। और मैट्रिक के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक का एग्जाम आप दिए होंगे तो पहले आपको एडमिट कार्ड मिला होगा। एडमिट कार्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एडमिट कार्ड जिसे आप प्रवेश पत्र भी कह सकते हैं। एडमिट कार्ड के बाद आपको मार्कशीट देना होगा, असली वाला। एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया। एक और जो इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र है, जिसे केवल प्रमाण पत्र ही कहा जाता है, प्रमाण पत्र इंग्लिश में सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसे कि मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, जिसमें आपको मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद मार्कशीट मिलता है, प्रोविजनल वगैरह मिलता है। उसके कुछ दिनों के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आपने वह सर्टिफिकेट नहीं लिया है अपने स्कूल से, तो आप अपने स्कूल जाकर के संपर्क कर लीजिए। वहाँ आप एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट लेकर जाइएगा और वहाँ पर सर से बात कीजिएगा, तो वह आपके नाम से जारी किया हुआ, जो आपके नाम से जारी किया गया जो प्रमाण पत्र होता है वह दे देंगे, आपको सिग्नेचर करवाएंगे। तो यह प्रमाण पत्र आपको असली वाला लगने वाला है, या तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया। ठीक, इतना मैंने आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ये तो मैट्रिक वाला हो गया। नंबर 5 में क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है? आपने इंटर की परीक्षा पास की है, क्योंकि डीएलएड में नाम लिखाने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर पास है। इंटर पास, समझ गया आप? तो इंटर में भी वही लगने वाला है। एडमिट कार्ड चाहिए आपको, असली वाला। फिर मार्कशीट चाहिए, यानी अंक पत्र, और प्रमाण पत्र चाहिए, आपको। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मस्ट है, ये लगेगा ही लगेगा। मैट्रिक में भी यही है, इंटर में भी यही है। आपने इंटर का भी प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, वहां अपना कुछ प्रमाण पत्र लेकर जाइए, जैसे मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड लेकर के जाइए, आपको प्रमाण पत्र निकाल के दे दिया जाएगा। ठीक, ये लगने वाला है। फिर मैं 6ठे नंबर की बात करूं, जिन्होंने अपना स्नातक कंप्लीट कर लिया है, जो ग्रेजुएट हैं, उनको ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड लगने वाला है, एडमिट कार्ड। ठीक, फिर मार्कशीट लगने वाला है, असली वाला, और इसमें भी आपको प्रमाण पत्र लगने वाला है, प्रमाण पत्र। ठीक, स्नातक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रमाण पत्र ये असली वाला ही लगेगा। अगर जो विद्यार्थी इंटर पास ही हैं, उन्होंने स्नातक कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो उसको यहीं तक कागज लगेगा। लेकिन जिन्होंने स्नातक भी कंप्लीट कर लिया है तो उनसे ये भी कागज लिए जाएंगे, ये भी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। 6 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। 6 डॉक्यूमेंट्स में जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थे उसको भी मैंने बता दिया है।
फिर सातवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लूं अब। सातवां है सीएलसी या एसएलसी। ये सीएलसी क्या है? सीएलसी का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या फिर महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको सीएलसी जरूर मिला होगा। आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो आपको सीएलसी या फिर एसएलसी मिला होगा। अगर आपने स्कूल से कंप्लीट किया है तो एसएलसी मिला होगा। अगर आपने किसी कॉलेज से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो आपको सीएलसी मिला होगा। तो यह सीएलसी असली वाला लगने वाला है। असली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह सीएलसी असली लगेगा, इसका जीरोक्स नहीं लगेगा। आपके पास यह असली होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो आपका नामांकन नहीं होगा। सीएलसी या एसएलसी नहीं है तो आपका नामांकन नहीं होगा, क्योंकि डीएलएड एक रेगुलर कोर्स है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिया है, मान लीजिए आप पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 के छात्र हैं और आपने डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया है, अच्छा रैंक भी आया है आपका, लेकिन आप डीएलएड में नाम लिखाना चाहते हैं तो आपको अपना ग्रेजुएशन छोड़ना होगा। आपको ग्रेजुएशन छोड़ना होगा, तब जाकर आपके कॉलेज से सीएलसी मिलेगा, वह महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मिलेगा। उसकी सहायता से आपका डीएलएड में नामांकन हो पाएगा। अगर आप वो कागज नहीं देते हैं, वो सीएलसी नहीं देते हैं, तो आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। यह मैंने आपको बता दिया, सीएलसी और एसएलसी असली वाला लगने वाला है। इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, इसमें नकली का काम नहीं होने वाला है। इससे बाद में आपके ऊपर ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपके ऊपर सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए अगर आपके पास असली है सीएलसी या एसएलसी, तभी आपका नामांकन हो पाएगा। डीएलएड कॉलेज में नहीं है तो नहीं हो पाएगा, यह बात मैं आपको बता दूं। फिर 8वां जो डॉक्यूमेंट्स है वह है जाति, आय और निवास। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। जो विद्यार्थी आरक्षण का दावा करेंगे, जो आरक्षित कोटि के उम्मीदवार हैं, उनके लिए जाति, आय और निवास यह होना चाहिए, यह अद्यतन होना चाहिए। अद्यतन का मतलब होता है यह अपडेटेड होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अभी तक आपने नहीं बनाया है तो आप बना सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही बना सकते हैं। ब्लॉक में या फिर अनुमंडल में जाकर के आपको सत्यापन करा लेना है और कुछ ही दिनों में यह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा। जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र चाहिए वैसे उम्मीदवारों के लिए जो आरक्षण का दावा करेंगे, जो कि आरक्षित सीट पर अपना नामांकन लेना चाहेंगे। यह हो गया जाति, आय और निवास। ठीक, फिर 9वें डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जाति, आय, निवास में इसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट जोड़ा जाएगा, वो होता है एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। एनसीएल सर्टिफिकेट जो कि बीसी उम्मीदवार हैं, बीसी बैकवर्ड कास्ट के उम्मीदवार हैं, उन्हें एनसीएल बनाना पड़ेगा। एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और इसको बनाने के लिए आपके पास जाति, आय और निवास होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तभी आप एनसीएल बना पाएंगे। और एनसीएल आपका ब्लॉक से बनेगा या फिर सब डिवीजन जो होता है जिसे अनुमंडल कहते हैं, अनुमंडल से भी बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट से भी बन सकता है, लेकिन ब्लॉक में ही आसानी होगा। आप ब्लॉक में या फिर अंचल कार्यालय जो होता है वहाँ से बनवा सकते हैं। एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए आपको जाति, आय और निवास तीनों चाहिए। तीनों के बाद ही एनसीएल में आप अप्लाई कर सकते हैं। और यह ध्यान रखिएगा, एनसीएल बनाने के लिए 21 दिनों का कार्य दिवस होता है, इसीलिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जल्दी से बना लेने हैं, क्योंकि काउंसलिंग का डेट जब शुरू हो जाएगा आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो नामांकन से आप वंचित रह सकते हैं। आपको एनसीएल कैसे बनाना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो का भी आप यहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, तो एनसीएल चाहिए बीसी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद मैं 10वें डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, जो वैसे कैंडिडेट के लिए है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस के जो हैं, इसके लिए आपको चाहिए आर्थिक रूप से पिछड़े होने के प्रमाण पत्र, आर्थिक पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक,
ईडब्ल्यूएस वाले के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट आपको तैयार कर लेना है। ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। ठीक, बीसी वाले के लिए मैंने बता ही दिया, एनसीआर बनवा लेना है। 11वें नंबर की बात कर लें, जो पीएच कैटेगरी के हैं, पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, जो कि दिव्यांग कैटेगरी के हैं। दिव्यांग कैटेगरी के छात्र छात्राओं को क्या करना है, अपनी दिव्यांगता को प्रमाणित करने के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वह आपको तैयार रखना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो निश्चित रूप से आपके पास पहले से ही सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास नहीं है और आप अपने कोटि के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं और नामांकन कराना चाहते हैं तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ठीक, तो पीएच कैटेगरी के लिए जो निःशक्तता प्रमाण पत्र होता है, निःशक्तता प्रमाण पत्र, यह आपको चाहिए। ठीक, यह तो मस्ट है। अगर आप आरक्षण का दावा कीजिएगा तो आपको प्रमाण पत्र तो देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो आपको लगेगा 12वें नंबर में, यह होगा शपथ पत्र। शपथ पत्र, ठीक, शपथ पत्र में आप शपथ लीजिएगा कि आपने जो जो जानकारियां भरी हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सत्य हैं। अगर इसमें कुछ भी असत्य जानकारी पाई जाती है तो बिहार बोर्ड के द्वारा आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इस बात को आप वहाँ पे वैलिड कीजिएगा अपना सिग्नेचर करके। शपथ पत्र में यही दर्शाया हुआ रहेगा, यह आपको बनवा लेना है। ठीक, शपथ पत्र आप जो है कचहरी से बनवा सकते हैं, कचहरी से बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर कॉलेज में मांगा ही जाएगा, या फिर हर कॉलेज में कुछ ऐसा अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। कहीं उन्हीं के पास एक डॉक्यूमेंट्स होगा जहां पर लिखा रहेगा कि मैंने सभी जानकारी जो भरी है ये सारी जानकारी सत्य है। ठीक, और वहां पे लास्ट में आपको सिग्नेचर करना होगा, यह भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो शपथ पत्र बनवाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, यह एक दिन में बन सकता है। वैसे भी एडमिशन का डेट जब आता है तो 5 से 6 दिन का कम से कम टाइम दिया ही जाता है एडमिशन कराने के लिए। शपथ पत्र आपको चाहिए। ठीक, शपथ पत्र हो गया। इसके बाद जो आपको चाहिए 13 नंबर में आपको फोटो लगेगा। फोटो ये होगा पासपोर्ट साइज का, पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगने वाला है और ये फोटो आपको खिंचवा लेना है। 10 फोटो आप खिंचवा लीजिएगा कम से कम। ठीक, यही काम आ जाएगा आपका डीएलएड में नामांकन के लिए। फोटो बहुत सारा बच ही जाएगा। ठीक, फोटो ले लेना है 13 नंबर में। 14 नंबर में आपको फाइल रखना है, फाइल, जिसे कि आप संचिका भी कह सकते हैं हिंदी में। फाइल जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो 2 आपको खरीद लेने हैं। 2 फाइल आप खरीद लीजिएगा और इन्हीं फाइलों में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा। आप जहां डीएलएड के लिए नामांकन कराइएगा वो उस कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स एक अलग फाइल में रखा जाएगा। एक फाइल में तो असली वाला और दूसरे फाइल में उन असली वाले डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स, दोनों अलग अलग फाइल में रखा जाएगा। और ये दोनों होंगे उसी कॉलेज के पास, जो कि आपको मिलेंगे डीएलएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने दे दिया है आपको। जल्द से जल्द ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को रख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं और सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करता हूं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।